नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचलों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रुसेल्स में नाटो रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में सैन्य खर्च का एजेंडा रहा सबसे ऊपर। नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग ने सहयोगियों द्वारा यूक्रेन की सहायता के नए चरण का किया स्वागत। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, मॉस्को नई विदेश नीति के हिस्से के रूप में पश्चिमी एकाधिकार को समाप्त करने पर करेगा ध्यान केंद्रित। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन को निर्णायक सहायता मुहैया कराने की जताई उम्मीद। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन में रूसी युद्ध में शामिल ईरान की संस्थाओं पर लगाएगा प्रतिबंध। रूस ने कहा, बम वर्षकों ने पूर्वी समुद्र के ऊपर नियमित भरी उड़ानें। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने 8 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफे का किया ऐलान। कहा, किसी दबाव में नहीं बल्कि सोच समझ के लिया है फैसला। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि संयुक्त प्रयासों के तहत स्कॉटलैंड के विकास के लिए वहीं की सरकार के साथ मिलकर काम करना रखेंगे जारी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कैबिनेट को दी जानकारी। 47,000 इमारतें हुई तबाह। कहा, अंतिम व्यक्ति को बचाए जाने तक बचाव कार्य रहेगा जारी। सीरिया के 4 शहरों को अब भी राहत और बचाव दल के पहुंचने का है इंतजार। दुनिया में हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए फिजी में शुरू हुआ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनिवेरे के साथ जारी किया हिंदी सम्मेलन का डाक टिकट। और आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल बीत चुका है, लेकिन बीतते समय के साथ युद्ध का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। रूस जहां लगातार अपने जंगी विमानों को पूर्वी यूक्रेन के करीब उड़ाकर लगातार सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, तो यूक्रेन की तरफ से सहयोगी देश एस्टोनिया और नीदरलैंड लेपर्ड टैंकों के साथ अभ्यास कर रूस को करारा जवाब देने की चेतावनी दे रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। युद्ध के करीब 1 साल बाद पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के आक्रामक तेवर और यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में घमासान बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध की तीव्रता को धार देने के लिए अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी गई है। रूस जहां लगातार अपने जंगी विमानों को पूर्वी यूक्रेन के करीब उड़ाकर लगातार सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, तो यूक्रेन की तरफ से सहयोगी देश एस्टोनिया और नीदरलैंड लेपर्ड टैंकों के साथ अभ्यास कर रूस को करारा जवाब देने के लिए तैयारी दिखा रहे हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक रेफरेंडम के जरिए यूक्रेन के 4 क्षेत्रों दोनियास्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरेजिया को रूस में मिलाए जाने का ऐलान करते हुए रूसी क्षेत्र घोषित कर दिया था। लेकिन पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेनी सेना फिर से इन क्षेत्रों पर लगभग नियंत्रण स्थापित कर रही है। मगर हाल के दिनों में रूसी हमले में तेजी आई, जिसके बाद धीरे धीरे रूस की सेना पूर्वी क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करती दिख रही है। और निश्चित रूप से हर दिन मैं अपनी सेना, हमारे कमांडरों के साथ संपर्क में रहता हूं। जानकारी के मुताबिक फ्रंट लाइन पर स्थित विशेष रूप से डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में बहुत कठिन बनी हुई है। यूक्रेनी सेना हर एक इंच के लिए जद्दोजहद कर रही है। उधर ब्रुसेल्स में आयोजित रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सभी सहयोगी देशों ने अपने रक्षा बजट को जीडीपी का 2% तक रखने का निर्णय लिया। दरअसल 2014 में नाटो ने वेल्स शिखर सम्मेलन में अगले 10 साल के अंदर रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन करीब 9 साल बाद भी कई देश इस निर्णय पर अमल करते नहीं दिख रहे। बैठक में लग्जमबर्ग जैसे कई छोटे देशों ने निर्णय को लचीला बनाने पर विचार करने का आग्रह किया। ये स्पष्ट है कि हमें और अधिक खर्च करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद का 2% को एक सीमा के रूप में मानकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि केवल 2% खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा। यह आने वाली हर चीज का आधार होना चाहिए। जर्मन सरकार अभी इस पर बहस कर रही है और जल्द ही एक समझौते पर पहुंचेगी।
यह वास्तव में अधिक निवेश है, क्योंकि इसका उद्देश्य पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद यूरोप में अधिक सुरक्षा की गारंटी देना है। एक अन्य घटनाक्रम में यूरोपीय यूनियन ने रूस को टैक्स हेवन की काली सूची में डाल दिया है। ईयू के वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार किए गए मसौदा निष्कर्ष में कहा गया है कि रूस की कर व्यवस्था काफी खराब है, जिसे ठीक करने के लिए पुतिन ने अब तक कोई प्रयास नहीं किया। 27 यूरोपीय संघ के देशों के प्रतिनिधियों ने कई उपकरणों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, जो यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। हमें रूस पर दबाव बनाए रखने की जरूरत है। हम 11 बिलियन यूरो के बारे में बात कर रहे हैं। हम रूसी सशस्त्र प्रणालियों जैसे ड्रोन और मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों में उपयोग किए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दे रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के 2 निकायों ने रूसी हमले से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र को सहायता देने के लिए $5.6 अरब जुटाने की अपील की है। राहत समन्वयक ग्रिफिथ ने कहा कि एजेंसी की तरफ से उपलब्ध कराई गई राशि यूक्रेन के लोगों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, नकदी और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मुहैया कराई जाएगी। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वहीं अब मोल्दोवा और रूस के बीच तनाव चरम पर है। मोल्दोवा ने रूस पर तख्तापलट का आरोप लगाया है। रूस ने मोल्दोवा के आरोपों से इनकार किया है। मोल्दोवा यूरोपीय संघ का सदस्य बनना चाहता है, तो वहीं रूस मोल्दोवा को अपने राजनीतिक प्रभाव में रखना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले से ही गरीबी, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा की यूक्रेन युद्ध के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूरोपीय खेमे से अपनी निकटता के कारण रूस से मिलने वाली प्राकृतिक गैस और फिर यूक्रेन पर हुए रूसी मिसाइलों से हमले में तबाह हुए बिजली संयंत्र का असर यहाँ देखा जा रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति ने खुले तौर पर रूस पर अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच मतभेद को दुनिया के सामने ला दिया है। बढ़ते तनाव के बीच मोल्दोवा ने मंगलवार को अस्थायी रूप से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। राष्ट्रपति माइया सांडू ने दावा किया कि रूस भाड़े के अराजकताओं की मदद से तख्ता पलटकर अपनी नियंत्रण वाली सरकार बैठाना चाहता है। हालांकि रूस इन आरोपों को खारिज करता है। एक हफ्ता पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी खुफिया एजेंसियों के हाथ ऐसे दस्तावेज लगने का दावा किया था जो ये बताते हैं कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने मोल्दोवा की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई है। इस खुलासे के बाद आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रही मोल्दोवा की पश्चिम समर्थक सरकार ने 10 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। रोमानिया और यूक्रेन के पड़ोसी 2.6 मिलियन की आबादी वाले देश मोल्दोवा को 2022 में यूरोपीय संघ के उम्मीदवारी का दर्जा दिया गया, लेकिन रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस लंबे समय से इसे अपने प्रभाव के राजनीतिक क्षेत्र में रखने की मांग करता रहा है। दरअसल मोल्दोवा पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 1990 के आसपास सोवियत संघ टूटा तो वो भी आजाद हो गया। मोल्दोवा का एक इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया जो अलगाववाद की समस्या से जूझ रहा है, करीब 4,70,000 की आबादी वाले ट्रांसनिस्ट्रिया पर 1992 से ही अलगाववादियों का नियंत्रण है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर रूसी भाषी हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में लगभग 1500 रूसी सैनिक तैनात हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को मुफ्त प्राकृतिक गैस भी प्रदान करता है और इस क्षेत्र में वृद्ध लोगों को पेंशन भी देता है। मोल्दोवा की लोकेशन उसकी अहमियत को बढ़ा देती है। रोमानिया की सीमा और दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के बीच ये स्थित है। स्कॉटिश स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख चेहरा निकोला स्टर्जन ने बुधवार को नाटकीय रूप से स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और देश की राजनीति पर उनका प्रभुत्व उस तरह का नहीं रह गया जो कभी स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता लड़ाई के लिए हुआ करता था। स्कॉटिश स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख चेहरा निकोला स्टर्जन ने बुधवार को नाटकीय रूप से स्कॉटलैंड की प्रथम महिला के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। स्टर्जन एसएनपी के प्रमुख पद को भी छोड़ रही हैं। हालांकि अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक वो पद पर बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी और देश की राजनीति पर उनका प्रभुत्व उस तरह का नहीं रह गया है जो कभी स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हुआ करता था। 52 वर्षीय स्टर्जन ने कहा कि बढ़ते राजनीतिक मतभेदों के बीच इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पार्टी को अब नए चेहरे की जरूरत है ताकि पार्टी के उद्देश्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। हाल के महीनों में उन्हें एसएनपी के नेतृत्व में
विधायी सुधारों की आलोचना और प्रशंसा का सामना करना पड़ा। इसके तहत लैंगिक बदलाव की उम्र को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। महिलाओं की जेल में ट्रांसजेंडरों को रखने पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठते सवाल पर स्टर्जन से जवाब मांगा गया। स्टर्जन ने कहा कि उनका निर्णय अल्पकालिक दबाव की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहन और दीर्घकालिक मूल्यांकन का नतीजा है। And so today I am announcing. मैं प्रथम मंत्री और पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की घोषणा करती हूँ। पार्टी को नया चुनने के लिए अवगत करा दिया है और अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक मैं पद पर बनी रहूंगी। इस्तीफे के बाद भी निकोला स्टर्जन ने राजनीति में बने रहने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता समेत दूसरे मुद्दों की आवाज उठाती रहेंगी। स्कॉटलैंड की आजादी के लिए 2014 में कराए गए जन्म संग्रह के दौरान स्टर्जन एसएनपी की उप नेता थीं। इस जन्म संग्रह में स्कॉटलैंड के 55% लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ बने रहने के हक में फैसला सुनाया था, जबकि 45% लोगों ने इसके विरोध में मतदान किया था। उन्होंने पार्टी के नेता के रूप में अलेक्जेंडर सेलमेंट की जगह ली और 2014 में प्रथम मंत्री बनी। इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला हैं। स्कॉटिश संसद में 2011 से एसएनपी का बहुमत है, जिसे होली रोड के रूप में जाना जाता है। 2016 में कराए गए ब्रिटिश जन्म संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए स्कॉटलैंड के 62% लोगों के समर्थन के बाद स्टर्जन ने एक और जन्म संग्रह कराए जाने की मांग को आगे बढ़ाया। स्टर्जन की इस मांग से ब्रिटेन की राजनीति में उन्हें अलग पहचान मिली। पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश संसद की मंजूरी के बिना स्कॉटलैंड को जन्म संग्रह कराने का अधिकार नहीं है। स्कॉटलैंड सरकार की इस साल अक्टूबर में जन्म संग्रह कराने की योजना थी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद स्टर्जन चाहती हैं कि पार्टी अगले आम चुनाव को असल में जन्म संग्रह के रूप में लड़े। हालांकि कई लोग उनकी इस राय से सहमत नहीं हैं। यूके के नियम के अनुसार स्कॉटिश संसद शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, आवास और परिवहन सहित घरेलू मुद्दों को नियंत्रित करती है। कोरोना महामारी के दौरान स्कॉटलैंड में लॉकडाउन और सीमा बंद करने से जुड़ी खुद की नीतियां तय की और सीमा बंद करने से जुड़े मुद्दे पर उसने खुद अपनी नीतियां तय की। आगे हम आपको एशिया की खबरें दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद मौत का तांडव जारी है। दोनों देशों में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 को पार कर चुका है। वहीं तुर्की में बड़े पैमाने पर मची तबाही को लेकर निशाने पर आए राष्ट्रपति ने भवन नीति को और सख्त बनाने की वकालत करते हुए अपने विरोधियों को जवाब दिया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के 9 दिन बाद भी इमारतों के मलबों में जिंदगी की तलाश जारी है, क्योंकि जमींदोज हो चुकी लंबी लंबी इमारतों के मलबे से अब भी कई लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है। दोनों देशों में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 को पार कर चुका है, लेकिन राहत और बचाव दलों ने मलबे के ढेर में अब भी जिंदगियां ढूंढने का काम छोड़ा नहीं है। हालांकि भूकंप प्रभावित इलाकों में मलबे हटाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी बेघर लोगों का पुनर्वास।
तुर्की में बड़े पैमाने पर मची तबाही को लेकर निशाने पर आए राष्ट्रपति ने भवन नीति को और सख्त बनाने की वकालत करते हुए अपने विरोधियों को जवाब दिया। दरअसल भूकंप में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने को लेकर विपक्षी नेता समेत भवन विशेषज्ञों ने देश की कमजोर भवन निर्माण नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए कई ठेकेदारों को गिरफ्तार भी कर लिया। राहत एजेंसी AFAD के मुख्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद कारा में एर्दोआन ने कहा कि 47,000 इमारतें या तो जमींदोज हो गईं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रपति ने भूकंप को सदी की आपदा बताते हुए कहा कि सरकार भूकंप प्रभावित क्षेत्र में खंडरों से अंतिम व्यक्ति को बचाए जाने का काम जारी रखेगी। पिछले सप्ताह के शक्तिशाली भूकंप परमाणु बम जितने बड़े थे और देश के दक्षिणी क्षेत्र में 35,418 से अधिक लोग मारे गए। तथ्य यह है कि 98% इमारतें जो आपदा में ढह गई हैं वह हैं जो 1999 से पहले बनी हैं, जो हमें इमारतों और निरीक्षणों के मकानीकरण में की गई प्रगति को दिखाती हैं, लेकिन ये हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमें सख्त होने की आवश्यकता है। वहीं गृह युद्ध के चलते पहले से मुश्किलों का सामना कर रहे सीरियाई लोगों की मुसीबतों को भूकंप ने दोगुना कर दिया। भूकंप के बाद जरूरी मानवीय सहायता पर हो रही राजनीति से तुर्की से सटे सीरिया के सबसे 4 प्रभावित शहरों में अब तक न तो राहत और बचाव दल पहुंचा है और न ही रोजमर्रा की जरूरतों के सामान। ऐसे में सैकड़ों लोगों ने खुद ही हाथों में उपकरण लेकर अपनों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया, लेकिन हर तरफ मची तबाही से निपटने के लिए कुछ लोगों के हाथों में औजार अपनों को बचाने के लिए काफी नहीं है। वालिद इब्राहिम नाम के इस शख्स ने अपने परिवार के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों को खो दिया। अपने परिजनों को मलबे से निकालने में उसे 2 दिन से अधिक का समय लगा। अकेले आपके हाथ काफी नहीं है। हम चट्टान के बाद चट्टान को हटा रहे थे और नीचे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। लोग कंक्रीट के नीचे बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हम खाली हाथ क्या कर सकते थे। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वो सम्मान का जीवन जी रहे हैं। वो जिस घर में रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के सभी घटक मौजूद थे। हमारे साथ क्या हुआ यह दुनिया भर में पहली बार हुआ है। भूकंप के बाद यहाँ के लोगों को अब तक कोई मदद नहीं मिली। 6 फरवरी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल और मानवीय सहायता तुर्की में तो आसानी से पहुंच पा रही है, लेकिन सीरिया को आपूर्ति पहुंचाना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि सीरिया 1 दशक से अधिक समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। लंबे समय से जारी गृह युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने सीरिया में राहत और बचाव कार्य को और मुश्किल कर दिया। ऐसे में सीरियाई लोग और तमाम सहायता एजेंसियां पश्चिमी देशों से अंतर्राष्ट्रीय राहत को सुविधाजनक बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने का आह्वान कर रही हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और बशर अल असद के बीच हुई बातचीत के बाद पूरे सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और कुछ संगठनों की तरफ से भोजन, टेंट और चिकित्सा सामग्री लेकर सैकड़ों ट्रकों का काफिला भूकंप प्रभावित उत्तर पश्चिमी सीरिया पहुंच गया है। सऊदी अरब का एक विमान मंगलवार को राहत सामग्री लेकर युद्धग्रस्त सीरिया के शहर अलेपो में उतरा। 10 वर्ष में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीरियाई क्षेत्र में सऊदी अरब का कोई विमान उतरा हो। और आइए अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के लोग शिरकत कर रहे हैं। इसका उद्घाटन फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटो-नेवेरे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। फिजी में चल रहे 12वें हिंदी सम्मेलन को लेकर लोगों के बीच खासा आकर्षण है। कैसी है फिजी में हिंदी की छटा, देखिए वहां से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की यह खास रिपोर्ट। हिंदी है हम, और हम आज पूरे विश्व पर छा जाने की हसरत लिए अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। फिजी में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन भी इसका अपवाद नहीं रहा, जहां भारतीय पहचान, इसकी विरासत और मूल संस्कृति का तालमेल देखने को मिला। इसका उद्घाटन फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटो-नेवेरे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का आयोजन हिंदी भाषा के वैश्विक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया जा रहा है। हम फिजी और प्रशांत क्षेत्र तथा गिरमिटिया देशों में हिंदी की स्थिति और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिनेमा और साहित्य के हिंदी पर प्रभाव जैसे कई मुद्दों पर
चर्चा करेंगे। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक फोटो साझा कर फिजी के प्रधानमंत्री के आतिथ्य स्वीकार कर प्रसन्नता व्यक्त की। फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनिवेरे ने कहा कि यह मंच भारत के साथ फिजी के ऐतिहासिक और विशेष संबंधों की अस्थायी ताकत का जश्न मनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। Hindi, traditional knowledge to artificial excellence, intelligence and training, speaks to the importance of preserving culture and language to adapt to the realities of the 21st century. फिजी के नांदी में चल रहे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि उसमें सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भाषा केवल बोलने के लिए नहीं होती, एक भाषा में उसकी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार तीनों समाहित होते हैं। देश विदेश में अगर हमारी संस्कृति और भाषा और पहुंचानी है तो वो हर साल कहीं न कहीं इसका प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान स्मारक डाक टिकट और हिंदी की 6 पुस्तकों का विमोचन किया गया। यह सम्मेलन भारत और फिजी की सह मेजबानी में आयोजित किया गया। फिजी से अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे हम आपको विश्व संस्कृति की ओर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। इंडोनेशिया के राज्य पश्चिमी पापुआ में अलगाववादियों द्वारा बंधक बनाए गए न्यूजीलैंड के पायलट की तस्वीर जारी की गई है। पापुआ नेशनल लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने यह तस्वीर जारी की है। वहीं इंडोनेशिया के अधिकारी पायलट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में बीते 1 साल से हिंसा काफी बढ़ी हुई है। आधुनिक हथियारों के साथ धनुष बाण से लैस आदिवासियों के एक समूह से घिरा नीली डेनिम जैकेट, मैचिंग टोपी और लंबी खाकी पैंट पहने ये शख्स न्यूजीलैंड का एक पायलट है। इन्हें पिछले दिनों इंडोनेशिया के राज्य पश्चिमी पपुआ में अलगाववादियों ने बंधक बना लिया था। 1 हफ्ते से अधिक समय गुजर जाने के बाद अब एक बार फिर उनकी तस्वीर जारी कर बताया है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि उनकी रिहाई पश्चिमी पपुआ की आजादी तक असंभव है। 37 साल के कैप्टन फिलिन मेहर्टेंस का पिछले हफ्ते नगुदा हवाई अड्डे से अपहरण कर लिया गया था, जब वो इंडोनेशिया के सुसी एयर के एक छोटे विमान को लेकर वहां पहुंचे थे। उन्हें 5 यात्रियों को छोड़कर वापस लौटना था, लेकिन तभी विद्रोहियों ने हमला बोल दिया और यात्रियों सहित उन्हें पकड़ लिया। हालांकि बाद में यात्रियों को तो छोड़ दिया, लेकिन पायलट को बंधक बना लिया। मैंने इसे पापुआ की आज़ादी के लिए बंधक बनाया है, खाने पीने के लिए नहीं। वह मेरे साथ तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक इंडोनेशिया अपने हथियारों का इस्तेमाल ना तो हवा में करे ना ही ज़मीन पर करे। इसलिए इंडोनेशिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और पापुआ की आज़ादी को स्वीकार करना चाहिए। इंडोनेशिया के अधिकारी पायलट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बीते 1 साल से हिंसा बढ़ रही है। 1949 में इंडोनेशिया के आजाद हो जाने के बाद भी पश्चिमी पपुआ नीदरलैंड का हिस्सा बना हुआ था। 1961 में पश्चिमी पपुआ ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन 2 साल बाद इंडोनेशिया ने इस पर नियंत्रण कर लिया। 1969 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कराए गए जनमत संग्रह के जरिए इंडोनेशिया ने औपचारिक रूप से इसे अपना हिस्सा बना लिया। तभी से संसाधन संपन्न ये क्षेत्र स्वतंत्रता की लड़ाई में उलझा हुआ है।
पपुआ के अधिकांश लोग ईसाई और जातीय मलेशियन हैं, जिनका इंडोनेशिया की मुस्लिम आबादी के साथ बेहद कम सांस्कृतिक संबंध है। 2018 के बाद से संघर्ष काफी बढ़ गया है, जब नदुगा में एक सड़क परियोजना पर काम कर रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों को विद्रोहियों ने मार डाला। अन्य इंडोनेशियाई लोगों द्वारा पपुआ के मूल निवासियों के खिलाफ नस्लवाद के आरोप के चलते 2019 में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। मूल निवासी समुदाय का आरोप है कि इंडोनेशिया की सरकार अपने लोगों को यहां बसाकर क्षेत्र में उनके प्रभाव को कम करना चाहती है। इसलिए अलगाववादी अक्सर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं, कामगारों को सरकार का जासूस बताते हैं। पापुआ नेशनल लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने न्यूजीलैंड के पायलट का अपहरण किया है। ये संगठन अपनी स्थिति के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूरोप सभी को जिम्मेदार मानता है। उनका मानना है कि हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ इंडोनेशिया की पुलिस को प्रशिक्षण भी यही लोग दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।